हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल कंपटीशन क्रैकर्स में। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं दोस्तों किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, चाहे वो यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, आरआरबी हो या एसएससी हो, तो आप हमारे चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब दोस्तों, क्योंकि गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। तो जरूर से कर देना हमारे चैनल को सब्सक्राइब। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों 1000+ जीके क्वेश्चंस की जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी। ठीक है, 1000+ जीके क्वेश्चंस की जो सीरीज स्टार्ट की थी उसका ये लेक्चर नंबर 3 है दोस्तों। और हर एक लेक्चर में हमने 12 क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस किए हुए हैं। अगर आपने हमारे पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप जाके आई बटन पे क्लिक करके लेक्चर नंबर 1 और 2 देख सकते हो। ऑलराइट, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मींस कर्क रेखा, हिंदी में इसको कर्क रेखा कहा जाता है। डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द इंडियन स्टेट। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए हैं दोस्तों और पूछ रहा है कि इनमें से कौन से स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं होती है। ए ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन है वेस्ट बंगाल, सी ऑप्शन इज राजस्थान एंड डी ऑप्शन इज ओडिशा। तो इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है दोस्तों जिससे कि कर्क रेखा पास नहीं होती है, तो इसको डिस्कस करते हैं दोस्तों। तो कर्क रेखा जिसको कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है, इंडिया में वो 8 स्टेट्स, ठीक है, 8 स्टेट से पास होती है। ठीक है, अब ये पास तो होती है, तो ये जो कर्क रेखा है वो पास होती है थ्रू मिडिल ऑफ कंट्री, मिडिल से, हमारे कंट्री के मिडिल से पास होती है दोस्तों, गुजरात से। और ये जो कर्क रेखा है इट इज अ लैटिट्यूड। ठीक है, लैटिट्यूड है ये एक। ठीक है, बहुत सारे लैटिट्यूड, जैसे ये अर्थ है हमारी, इसमें बहुत सारे लैटिट्यूड इस तरीके से पास होते हैं। ठीक है, इस तरीके से लैटिट्यूड पास होते हैं और ये जो नीचे की तरफ को आते हैं उनको लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। तो इस तरीके से लैटिट्यूड है एक कर्क रेखा भी, जो कि इंडिया में 8 स्टेट्स से होकर गुजरती है। अब स्टार्ट करते हैं कौन कौन से वो स्टेट्स हैं। तो पहला स्टेट है दोस्तों गुजरात, गुजरात। दूसरा स्टेट है दोस्तों राजस्थान, गुजरात, राजस्थान। थर्डली जो स्टेट है जहां से पास होती है वो है एमपी, मध्य प्रदेश। फोर्थ जो स्टेट है दोस्तों वो है छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़। और उसके बाद फिफ्थ जो स्टेट है जहां से ये रेखा पास होती है, छत्तीसगढ़ के ठीक आगे झारखंड। ठीक है दोस्तों, जो भी इस लैटिट्यूड में पढ़ते हैं वो सारे स्टेट का नाम आप लिख लेंगे। झारखंड के बाद दोस्तों वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल। और 7th स्टेट है दोस्तों वो है त्रिपुरा, त्रिपुरा। और जो 8th स्टेट है दोस्तों वो है मिजोरम, मिजोरम। ठीक है दोस्तों, तो ये 8 स्टेट्स हैं जहां से कि कर्क रेखा पास होती है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा, इसमें हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि कहां से पास नहीं होती है दोस्तों, तो ओडिशा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओडिशा से कर्क रेखा पास नहीं होती है, इन 8 स्टेट्स से होती है। तो इनका नाम आप याद रखना, एक बार मैप में भी इनको जरूर से आप देख लीजिएगा कर्क रेखा कहां से गुजरती है। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, विच रिवर ऑफ इंडिया, ठीक है, इज कॉल्ड वृद्ध गंगा, यानी कि कौन सी नदी को दोस्तों वृद्ध गंगा कहा जाता है। और ऑप्शन है ए कृष्णा, बी गोदावरी, सी कावेरी और डी नर्मदा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी रिवर को, यानी कि जो गोदावरी नदी है उसको कहा जाता है वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा। अब क्यों ऐसा कहा जाता है, सबसे पहले आप जान लो, गोदावरी जो है वो एक पेनिनसुलर रिवर है। ठीक है, पेनिनसुलर रिवर है जो कि त्र्यंबकेश्वर, ठीक है, त्र्यंबकेश्वर मध्य प्रदेश से होकर, मींस इसका उद्गम स्थान मध्य प्रदेश त्र्यंबकेश्वर में है। और ये एक पेनिनसुलर रिवर है, पेनिनसुलर रिवर है इसीलिए इसको ओल्ड गंगा कहा जाता है, क्योंकि इट इज द सेकंड लार्जेस्ट रिवर इन द कंट्री। सेकंड लार्जेस्ट रिवर है, या आप कह सकते हैं लेंथ वाइज जो है सबसे सेकंड सबसे बड़ी नदी है आफ्टर गंगा, इसीलिए गोदावरी को जो है वृद्ध गंगा कहा जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है विच लैटिट्यूड पासेस थ्रू
मिडल ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया के मिडिल से कौन सा लैटिट्यूड पास होता है? ए ऑप्शन है इक्वेटर, बी ऑप्शन है आर्कटिक सर्किल, सी ऑप्शन है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, डी ऑप्शन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो अब भी हमने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिस्कस किया, हमारे 8 राज्यों से होकर गुजरता है, इंडिया के बीचों बीच से गुजरता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है दोस्तों, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल बोट रेसेस अ स्पेशल फीचर, यानी कि इनमें से जो नीचे 4 ऑप्शन दिए उनमें से कौन सा ऐसा फेस्टिवल है जिसमें कि बोट रेस यानी कि जो नाव होती है उसकी रेस कराई जाती है और वो उसका एक स्पेशल फीचर है उस फेस्टिवल का। तो ए ऑप्शन है रंगोली बिहू, बी ऑप्शन है ओणम, सी है पोंगल, डी है नवरात्रि। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ओणम। तो जो ओणम फेस्टिवल है वो मनाया जाता है केरला में, ठीक है, केरला में ये फेस्टिवल मनाया जाता है और अगस्त मंथ में ये फेस्टिवल मनाया जाता है दोस्तों। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि बोट रेस जो है वो ओणम में करी जाती है और ओणम जो है फेस्टिवल है वो केरला का है। तो आप इस तरीके से ओके करके भी इसको याद कर सकते हैं, ओणम केरला। अब चलते हैं 5th क्वेश्चन की ओर। 5th क्वेश्चन है दोस्तों, जंक ईमेल आर ऑल्सो कॉल्ड, जो जंक ईमेल्स आते हैं आपको या अनवांटेड ईमेल्स आते हैं आपके मेल हैंडल में, उनको क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन है स्पैम, बी ऑप्शन है स्पूफ, सी ऑप्शन है स्नाइफर स्क्रिप्ट्स या डी ऑप्शन है स्पूल। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्पैम, ठीक है। जो भी जंक ईमेल्स हैं जो कि खाली एडवर्टाइजमेंट्स आपके ईमेल में भेज दिए जाते हैं या फालतू की चीजें आपके ईमेल में आती हैं, उनको जंक ईमेल्स कहा जाता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 6, महात्मा गांधी रिमार्क अ पोस्ट डेटेड चेक ऑन क्रम्बलिंग बैंक इज रिगार्डिंग द प्रपोजल ऑफ। तो महात्मा गांधी ने किस प्रपोजल से कहा था कि इट इज अ पोस्ट डेटेड चेक ऑन क्रम्बलिंग बैंक, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन दे रखे हैं, ए है साइमन कमीशन से कहा था, बी ऑप्शन है कि क्रिप्स मिशन से कहा था, या सी कैबिनेट मिशन से कहा था, या डी वेवल प्लान से कहा था। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है क्रिप्स मिशन। तो महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन से कहा था कि ये एक पोस्ट डेटेड चेक है क्रम्बलिंग बैंक का, ठीक है। तो क्यों ऐसा कहा था वो भी देख लेंगे और कब क्रिप्स मिशन आया था पहले वो समझ लेते हैं। क्रिप्स मिशन जो आया था दोस्तों वो आया था मार्च 1942, 1942 मार्च में क्रिप्स मिशन आया था। और उस टाइम पे आपको पता होगा दोस्तों कि वर्ल्ड वॉर 2 जो है वो अपने चरम पे था, वर्ल्ड वॉर 2 काफी जोर शोर में था और ब्रिटेन को इंडिया की मदद की जरूरत थी वॉर के लिए अगेंस्ट जर्मनी, ठीक है। तो जर्मनी के साथ इंडिया का झोंकना चाहते थे वो, तो इसके चलते जो है यहाँ से मना कर दिया गया कि हम अपने सोल्जर्स को नहीं भेजेंगे टू फाइट इन वर्ल्ड वॉर अगेंस्ट जर्मनी, ठीक है। तो जर्मनी के अगेंस्ट नहीं लड़ाने वाले हैं करके, तो इसके चलते जो है इंडिया वालों को मींस अपनी तरफ मिलाने के लिए जो है कुछ बहुत सारे मिशंस ब्रिटेन ने उस टाइम पे भेजे थे। तो उनमें से एक था क्रिप्स मिशन। इसमें कहा गया था कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, ठीक है, जैसे ही वॉर खत्म होता है हम आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। तो महात्मा गांधी ने इसलिए इससे कहा कि क्रम्बलिंग बैंक है, यहाँ पर क्रम्बलिंग बैंक जो है वो इंग्लैंड के लिए वर्ड यूज किया गया है क्योंकि उस समय इंग्लैंड की आर्थिक स्थिति या आप कह सकते हैं जो उसकी स्थिति थी इंग्लैंड की बेहद खराब हो चुकी थी और महात्मा गांधी ये जानते थे कि अब वॉर के बाद तो इन्होंने छोड़ना ही है देश को, ठीक है। ये डोमिनियन स्टेटस की जो बातें हैं ये सिर्फ फालतू बातें हैं, इसका अब इनको कोई वो नहीं क्योंकि इनकी खुद की हालत जर्जरी हो चुकी है, ठीक है, इसलिए कहा था ये चीज। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। एज यू गो डाउन इनटू अ वेल यूर वेट, ठीक है, जैसे कोई कुआं है दोस्तों, तो जैसे आप किसी कुएं में नीचे की तरफ जाएंगे, ठीक है, वेल है, वेल में आप नीचे की तरफ अगर जाते हैं तो क्या होता है दोस्तों, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर आप वेल में नीचे की तरफ को जाएंगे तो जो आप पर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स होगा यानी कि जो स्मॉल जी होता है उसकी जो वैल्यू होगी वो भी डिक्रीज कर जाएगी, तो आपका फाइनल वेट भी डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि W इक्वल टू होता है mg, ठीक है, मास इनटू ग्रेविटेशनल फोर्स g जो आप पे एक्ट कर रहा है, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सॉरी g मीन्स जो स्मॉल g होता है वो होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। ग्रेविटी के द्वारा जो एक्सेलरेशन आप पर लगता है वो जैसे ही आप डाउन जाएंगे अर्थ से, अर्थ के सरफेस से नीचे की तरफ को जाएंगे उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, तो W जो है उसकी भी ओवरऑल वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा B, डिक्रीजेस स्लाइटली। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है उपनिषद्स आर बुक ऑन,
तो जो उपनिषद होते हैं वो किस पे बेस्ड बुक्स होती हैं? ए ऑप्शन है रिलीजियन, बी ऑप्शन है योगा, सी ऑप्शन है लॉ, डी ऑप्शन है फिलॉसफी। तो जो दोस्तों जो उपनिषद जो किताबें हैं वो फिलॉसफी की किताबें होती हैं। ऑलराइट, तो ये उपनिषद जो है बेसिकली हमारे ओल्ड ट्रेडिशनल बुक्स होती हैं, ठीक है, जो कि फिलॉसफी में बेस्ड हैं, ठीक है, हिंदू रिलीजन में ये बुक्स रहती हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। हु कंपोज्ड द गायत्री मंत्र? तो हिंदुओं में काफी फेमस मंत्र दैट इज गायत्री मंत्र किसके द्वारा कंपोज्ड किया गया था? ए ऑप्शन है विश्वामित्र, बी ऑप्शन है वशिष्ठ, सी ऑप्शन है इंद्र, या डी ऑप्शन है परीक्षित। तो दोस्तों जो गायत्री मंत्र था वो कंपोज किया गया था विश्वामित्र द्वारा, और हमारी जो पुरानी टेक्स्ट हैं, जो हमारी वैदिक काल की जो टेक्स्ट हैं उसमें गायत्री मंत्र का बहुत ज्यादा जिक्र देखने को मिलता है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, वन पीपल वन स्टेट वन लीडर वाज द पॉलिसी ऑफ? तो ये नारा किसने दिया था दोस्तों? वन पीपल वन स्टेट और वन लीडर। तो ऑप्शन ए है स्टालिन ने, बी है हिटलर ने, सी है लेनिन ने, या डी है मोसोलिनी ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर बी, हिटलर द्वारा ये नारा दिया गया था, वन पीपल वन स्टेट वन लीडर। इसीलिए ये चाहता था कि जो प्योर जर्मन ब्रीड के लोग हैं वही जर्मनी में रहें और उनका सबका लीडर मैं बनूं, ठीक है, और दूसरे जो लोग थे वहां के उन पर अत्याचार करना इसने शुरू कर दिया था। फिर है क्वेश्चन नंबर 11, बाय डिफॉल्ट यूर डॉक्यूमेंट इज प्रिंटेड इन डैश मोड? ए लैंडस्केप, बी पोर्ट्रेट, सी पेज सेटअप, या डी प्रिंट व्यू। तो दोस्तों जैसे आप कंप्यूटर में कंट्रोल पी की जो कमांड है वो टाइप करते हैं या आप माउस से जाके प्रिंट में सिलेक्ट करते हैं, तो जो डॉक्यूमेंट वहां पर प्रिंट होता है वो किस मोड में होता है, यानी कि जो आपका पेज रहता है जिसमें कि वो प्रिंट होने वाला है तो वो किस वे में होता है? तो उसका जो राइट आंसर है दोस्तों पोर्ट्रेट वे। तो वो इस तरीके से पोर्ट्रेट मोड में इस तरीके से जो है वो सेट रहता है पेज। अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं तो बाद में आप लैंडस्केप सेलेक्ट करके उसको ऐसा कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन शुरू में ये पोर्ट्रेट मोड में ही होता है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं दोस्तों कि होल्कर ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? होल्कर ट्रॉफी कौन से खेल से संबंध रखती है? ए ऑप्शन है ब्रिज, बी ऑप्शन है हॉकी, सी ऑप्शन है फुटबॉल, या डी ऑप्शन है बैडमिंटन। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ब्रिज। तो जो होल्कर ट्रॉफी है वो ब्रिज गेम से वो संबंध रखती है। अब ब्रिज गेम एक कार्ड गेम होता है दोस्तों, तो आपको पता होगा कार्डों की टोटल संख्या 52 होती है। तो इस तरीके से ये ब्रिज गेम खेला जाता है, 3-3 पत्ते लेके इस टाइप से कुछ, ठीक है, तो इससे एसोसिएटेड है होल्कर ट्रॉफी। तो इसको आप याद रखना दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हमने 12 क्वेश्चंस डिस्कस कर दिए हैं और मैंने सभी के सभी क्वेश्चंस दोस्तों आपको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। अगर आपको अच्छी लगी हमारी ये कोशिश तो आप जरूर से वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों। जब आप लाइक करते हैं तभी हमें पता चलता है कि आपको इस वीडियो लेक्चर्स को आप फॉलो कर रहे हैं या नहीं फॉलो कर रहे हैं, आपको ये वीडियो लेक्चर्स चाहिए या नहीं चाहिए। तो वीडियो को जरूर से कर देना लाइक और शेयर कर देना अपने और दोस्तों के साथ, ताकि वो भी जो है प्रैक्टिस कर सकें, वो भी फॉलो कर सकें हमारी 1000+ जीके क्वेश्चन की सीरीज को और एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस दे सकें, ठीक है। और इसी के साथ साथ कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और आप हमारे इस वीडियो को फॉलो करने वाले हैं, जो ये सीरीज बनाई है 1000+ की वो आप फॉलो करने वाले हैं या नहीं, ये चीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताना। और इसी के साथ साथ सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन आता है दोस्तों उसको भी जरूर से हिट कर देना आप, ठीक है, जो बेल आइकन आता है उसको भी जरूर से हिट कर देना। और सब्सक्राइब बटन जो है वो आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा। इसी के साथ साथ पुरानी 2 लेक्चर्स जो हमने बनाई है उसकी प्लेलिस्ट भी आपको इसी वीडियो के एंड में देखने को मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को खत्म। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर।